दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ध्वनि। क्या नाम है? ध्वनि, साउंड। ठीक है, तो साउंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, रियली है यार, ध्वनि बिना मतलब साउंड के बिना हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। मान लो यहाँ पे एक हम रस्सी ये कर दिए हैं। ठीक है, और ये इधर जा रहा है, कभी 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 इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी फिर ऐसे 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 जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। ठीक है, और किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, माध्य स्थिति उसका कौन है भाई? माध्य स्थिति मान लो ये है। अब इस माध्य स्थिति के इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर अगर बार बार जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपन कहते हैं। जब कसकर तनित एक रबर के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करता है, कंपन करना बंद करता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। ठीक है, तो कंपन या कंपन कंपन जो कंपनमान वस्तुएं होती हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो जो भी कंपनमान वस्तु होती है वो क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, हेलो। देखिए, जो भी कंपनमान वस्तुएं होती है वो क्या करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और कुछ स्थिति में यह कंपन हमें आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हमें उन्हें देख नहीं पाते हैं। तथापि कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। कंपन का अनुभव तो कर सकते हैं बट देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जब किसी वाद्य यंत्रों जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं, मतलब खींचते हैं, तो हमें केवल तार की ध्वनि सुनाई नहीं देती। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कर्षण से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। ठीक है, तो कंपन से ही ध्वनि आता है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, मनुष्य और मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र या कंठ कंठ या लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स द्वारा उत्पन्न होता है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक्य तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिरी बनी होती है। ठीक है, तो ये जो मानव का होता है ना, उसमें क्या होता है कि वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक्य तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच क्या होता है? वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी के बाहर निकालते हैं तो वाक्य तंतु कंपित होता है, जिसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी के बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु क्या होता है? कंपित होता है, जिसे ध्वनि उत्पन्न होती है। पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, जबकि महिलाओं की क्या होती है? 15 mm होती है। महिलाओं की क्या होती है? 15 mm होती है। बच्चों में वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो वाक् तंतु जब अलग अलग होगा तो सिंपल है कि उसका ध्वनि भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होगी? माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो होती है निर्वात में गमन नहीं करती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्वनि निर्वात में गमन करती है या नहीं करती है? तो नहीं करती है। ध्वनि जो है वो ठोस में, द्रव में और गैस कोई भी माध्यम में गमन कर सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं। ठीक है, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप कीप जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर पतली तनित झिल्ली होती है, जिसे कर्णपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपटल कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम कहते हैं। और कर्णपटल एक तनित रबर की भांति
के समान होती है और ध्वनि के कंपन कर्णपटल को कंपित करते हैं। ठीक है, कर्णपटल कंपनों के आंतर कर्ण तक भेज देता है और वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है, हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटल को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। ठीक है, ये सब था हम लोग का ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ध्वनि से रिलेटेड बातें थी। अब हम यहाँ से एक्चुअल चीज पढ़ेंगे। ठीक है, कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है और इस गति को दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। तो बार बार इधर उधर कहना कंपन, इधर उधर करना जो होता है कंपन कहलाता है और इस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो कहने का मतलब एक सेकंड में कितना दोलन हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की गति को, दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज को संकेत में HZ लिखते हैं। ठीक है, एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन की प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, तो एक हर्ट्ज आवृत्ति जो होती है एक दोलन की प्रति सेकंड के बराबर होती है। किसी वस्तु में होने वाले कंपन को पूरा करने में लगने वाला समय जो होता है वो क्या होता है, आवर्तकाल होता है। क्या होता है, आवर्तकाल होता है। ठीक है, आवर्तकाल की जो लंबाई होती है, भले इकाई जो होती है वो सेकंड होती है। तो अगर आवर्तकाल का ऐसे ही मात्रक पूछे तो सेकंड होता है, जबकि आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में। ठीक है, एक आवृत्ति को पूरा होने में लगने वाले समय को आवृत्ति का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है, जो आई होती है, वो ध्वनि की जो आयाम होती है, या तो आयाम को मान लो ए होती है, इसके वर्ग के समानुपाती होता है। इसके वर्ग के समानुपाती होता है, ध्यान रखना। तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता कितना गुना होगा, 4 गुना। मान लो ये 2 गुना होगा आयाम, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना है, प्रबलता कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। अगर आयाम 6 गुना हो जाए तो प्रबलता 36 गुना, क्योंकि उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ध्वनि की प्रबलता का जो ऐसे मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है कि ध्वनि का जो प्रबलता का ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल। यानी ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। सामान्य हम लोग जो सांस लेते हैं वो 10 डेसिबल का होता है। कितना डेसिबल का, 10 डेसिबल, याद कर लेना। मंद फुसफुसाहट मतलब धीरे धीरे जो फुसफुसाते हैं वो 30 डेसिबल का होता है। सामान्य जो बातचीत करते हैं 60 डेसिबल का होता है। जो व्यस्त यातायात होता है वो 70 डेसिबल का होता है। जो औसत फैक्ट्री होती है उसकी 80 डेसिबल होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये साउंड का शोरगुल का मापने वाला है। ठीक है, 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है किस पे निर्भर करती है, आयाम पे। अभी बताएं कि ध्वनि की प्रबलता जो होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होगा तो उत्पन्न ध्वनि मंद होगी। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता, तीक्ष्णता मतलब तीक्ष्णता या तरत्व को निर्धारित करती है। अगर आवृत्ति अधिक होगी तो वो जो ध्वनि होगी वो क्या होगी, पतली होगी। अगर आवृत्ति कम होगी तो वो ध्वनि क्या होगी, मोटी होगी। ठीक है, देखो, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि जो होगी वो तीखी होगी। ठीक है, और आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि का तरत्व कम होगा, जिससे आवृत्ति क्या जो ध्वनि होगा वो क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, पक्षी उच्च तरत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
जो पक्षी होते हैं वो उच्च तरत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। शेर की दहाड़ का तरत्व जो होता है वो मंद होता है, इसलिए एकदम भारी सा लगता है। तो शेर की दहाड़ कैसा होता है, उसका तरत्व मंद होता है इसलिए भारी लगता है। और बच्चों की आवाज की आवृत्ति जो होती है वयस्क की आवाज की आवृत्ति से अधिक होती है, इसलिए पतला होती है। ठीक है, तो बच्चों की आवाज पतली होती है। सामान्यतः एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति तथा अधिक तीखी होती है, यानी अधिक आवृत्ति होती है। तो महिला की अधिक आवृत्ति होती है इसलिए तो पतला साउंड होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा सुना नहीं जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 20 हर्ट्ज से अगर कम हो, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होगी मानव कान उसको नहीं सुन सकता है। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अश्रव्य मतलब जिसको हम सुन नहीं सकते, अश्रव्य ध्वनि। तो श्रव्य ध्वनि कौन होता है? और 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की आवृत्ति की ध्वनि मानव कान द्वारा नहीं सुना जा सकता, तो ये भी अश्रव्य ध्वनि है। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। जैसे कुत्तों में यह क्षमता होती है कि वो कितना भी ज़्यादा साउंड होगा तो वो सुन लेंगे। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली जो सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानो नहीं। वेट कीजिएगा एक सेकेंड, मे भी एक तो पॉइंट इधर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। तो पुलिसकर्मी जो होते हैं उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं, क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, अल्ट्रासाउंड जो हम लोग करते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि उपकरण 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अश्रव्य होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है वो क्या होती है? अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो होती है, 20,000 हर्ट्ज तक जो होती है, 20,000 हर्ट्ज से लेके 20,000, देखो यहाँ दिया भी है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो होती है वो श्रव्य ध्वनि होती है। कैसी होती है? श्रव्य ध्वनि होती है। और प्राश्रव्य कौन होती है? तो जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वो प्राश्रव्य ध्वनि होती है। कैसी होती है? प्राश्रव्य ध्वनि। तो जो चमगादड़ होता है ना वो प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी 20 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्ट्रासाउंड भी जी है ना, अल्ट्रासाउंड जो उपकरण है वो भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करता है। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का प्रयास क्या है? लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, शोर तथा संगीत। ऐसा ध्वनि जो कानों को सुखद नहीं लगता शोर कहलाता है, जैसे अड़ोस पड़ोस का निर्माण कार्य, बस तथा ट्रक की हॉर्न। ठीक है, ये सब क्या होती है? शोर होती है। ऐसा ध्वनि जो कानों को सुखद लगती है क्या कहलाती है? सुस्वर ध्वनि कहलाती है, जैसे हारमोनियम की ध्वनि, सितार की ध्वनि इत्यादि। ठीक है, या संगीत। ध्वनि प्रदूषण। वायु में अवांछित गैसें कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो जब वायु में अवांछित गैस और कण की उपस्थिति होती है तो उसे वायु प्रदूषण करते हैं। वैसे ही वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? तो वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। घर में टेलीफोन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, एसी सभी जो है ध्वनि प्रदूषण के उत्तरदायी हैं। ध्वनि प्रदूषण की हानि क्या हो सकती है? परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति में अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। अनिद्रा मतलब नींद नहीं लगेगा, अति तनाव होगा, चिंता होगा तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे हानि है। और ध्वनि को प्रदूषण को सीमित कैसे रख सकते हैं? तो इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात वाहनों, औद्योगिक मशीन तथा घरेलू उपकरणों में अ, अ, ख
शामक युक्तियाँ मतलब साइलेंसर लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए? साइलेंसर लगानी चाहिए जिससे ध्वनि कम आए। ठीक है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों या उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखें, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से उसको दूर रखें, जहाँ पे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होता है उसको अलग जगह पे रखें। ठीक है? स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। जो टेलीविज़न है या संगीत निकाय है जिसे गाना और सुना जाता है उसकी ध्वनि प्रबलता क्या रखना चाहिए? कम रखना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास क्या लगाना चाहिए? पेड़। तो हर चीज़ देखो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो या चाहे तुम्हारा वायु प्रदूषण हो या तुम्हारा प्रदूषण हो, ये सब चीज़ हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किसके द्वारा? पेड़ के द्वारा। ठीक है? जिससे कि ध्वनि आवाज़ों को न पहुँच पाए। पेड़ से क्या होता है कि ध्वनि जो होता है आवाज़ तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है? चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आवृत्ति। ठीक है? तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? तो ध्यान रखना, आवृत्ति बराबर जो होता है ना, आवृत्ति बराबर हम लोगों ने पढ़ा था कि दोलन प्रति सेकंड। क्या पढ़ा था हम लोग ने? दोलन प्रति सेकंड यानी दोलन बटा समय। क्या होता है आवृत्ति बराबर? तो आवृत्ति बराबर जो होता है दोलन बटा समय होता है। क्या होता है? दोलन, ऊपर दोलन होगा और नीचे क्या होगा? समय। नीचे क्या होगा? समय। तो आवृत्ति बराबर जो होता है दोलन बटा समय होता है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? दोलन बटा समय। फिर से बोल रहे हैं, आवृत्ति बराबर दोलन बटा समय। तो अगर हमको आवृत्ति ज्ञात करना हो और दोलन दिया और समय दिया हो तो हम आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? दोलन बटा समय। आवृत्ति बराबर क्या होता है? दोलन बटे समय। देखो, और एक और फॉर्मूला होता है आवर्तकाल बराबर। तो आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, 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 1/आवृत्ति। तो आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। ठीक है? ध्यान रखना, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति या आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। ठीक है? टी बराबर आवर्तकाल को टी बोलते हैं, 1/n होता है, 1/n होता है या n बराबर 1/t हो जाएगा। तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल या आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है। ठीक है? लेकिन अगर आवृत्ति निकालना हो तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? दोलन बटा समय। क्या होता है? दोलन बटा समय। जैसे देखो, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात करें। तो अगर मान लो कि हमको आवृत्ति ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आवृत्ति ज्ञात करो कि 40 बार दोलन कर रहा है तो ऊपर होगा 40 और नीचे कितना सेकंड? दोलन बटा समय। तो काट दोगे तो 10। क्या हो गया? तो आवृत्ति का हो गया 10 हर्ट्ज। आवृत्ति कितना हो गया? 10 हर्ट्ज। आवृत्ति हम निकाल लिए 10 हर्ट्ज, हमको निकालना आवर्तकाल। तो आवर्तकाल निकालने के लिए आपको पता है 1 आवृत्ति होता है तो 1/10 करोगे तो 1/10 का मतलब हो गया 0.1 हर्ट्ज। सॉरी, आवर्तकाल का होता है सेकंड। आवर्तकाल का क्या होता है? सेकंड। तो 0.1 सेकंड जो हो जाएगा आवर्तकाल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका जो चैप्टर था ध्वनि चैप्टर था। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है? एक इसमें क्वेश्चन देता है कि जो आपका ध्वनि कितना दूर तक हम ध्वनि सुन सकते हैं? मिनिमम ध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की डिस्टेंस, 17 मीटर के डिस्टेंस तक हम लोग ध्वनि साफ सुन सकते हैं। ठीक है? 17 मीटर तक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।